नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आज फिक्र बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली रवाना हो चुके हैं। 12 घंटे में कुल 7 मीटिंग में लेंगे हिस्सा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। G7 के अलावा 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी का एक्सपोस्ट विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर पर पीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। इटली जाने से पहले आतंकी हमलों के बीच पीएम ने की हालात की समीक्षा। बड़ी खबर, आतंक के खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई के निर्देश। और लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा। 25 जून तक दिया जा सकेगा नाम। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर बुलेटिन जारी। और अजीत डोभाल तीसरी बार बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। पीके मिश्रा पीएम के प्रधान सचिव के पद पर बने रहेंगे। दोनों का कार्यकाल पीएम मोदी के बराबर होगा। और नीट ग्रेस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द किए, यानी ग्रेस पाने वाले छात्रों की 23 जून को फिर से परीक्षा होगी। 30 जून को रिजल्ट और 6 जुलाई को काउंसलिंग है। और चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई कांग्रेस। दिल्ली जल बोर्ड में 17,000 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। सीबीसी को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। और कर्नाटक के पूर्व सीएम येदुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पॉस्को केस में अरेस्ट वारंट जारी। येदुरप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की अर्जी। इस बीच मराठा आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने अनशन स्थगित किया। मनोज जरांगे से सरकार के शिष्टमंडल ने की मुलाकात। मनोज जरांगे ने सरकार को 1 महीने का वक्त दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इटली पहुंचे हैं। यूक्रेन और अमेरिका में होगा सुरक्षा समझौता, यह खबर आ रही है। इन सभी खबरों के बीच में अब जरा देखिए कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। आज का जो हमारी खबरों का प्लेटर है उसमें क्या क्या है। देखिए, पहली बड़ी खबर जो है वो कहीं ना कहीं संकेत कर रही है कि दुनिया जो है वो कोल्ड वॉर से आगे बढ़ चुकी है। क्या परमाणु युद्ध हो सकता है, क्या विश्व युद्ध हो सकता है? क्योंकि तस्वीरों के साथ, एविडेंसेस के साथ क्यूबा में रूस की परमाणु पनडुब्बी। क्या रूस अमेरिका में नया कोल्ड वॉर छिड़ सकता है? और ये क्या कहानी और आगे जा सकती है? दूसरी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने फिर से दागे 150 रॉकेट। अमेरिका को लेबनान से फुल स्केल वॉर छिड़ने का डर क्यों है? तीसरी खबर, G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री इटली रवाना। मोदी 3.0 में पीएम का G7 प्लान क्या है? और चौथी खबर, राधा रानी बरसाने की या रावल गांव की? राधा के नाम पर 2 संतों में संग्राम क्यों? पांचवी खबर, छात्र बोले पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री बोले सबूत नहीं। एनटीए को क्लीन चिट से क्या नीट पेपर लीक है? अब देखिए, आज की जो पहली बड़ी खबर है वो हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक तस्वीर सामने आ चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है, कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन कहानी इससे आगे बढ़ सकती है। रूस यूक्रेन जंग को 2.5 साल बीत चुके हैं। इस युद्ध को लेकर एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, कब होगी जंग खत्म? इसका जवाब ना यूक्रेन के पास है ना अमेरिका के पास है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को शायद इसका जवाब मालूम है। उन्होंने इसके लिए खतरनाक प्लान बनाया। 1962 के कोल्ड वॉर प्लान पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। 62 साल पहले सोवियत यूनियन ने अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए अपनी मिसाइलों का मुंह क्यूबा से अमेरिका की ओर कर दिया था। इसके बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को सोवियत यूनियन से समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक उसी अंदाज में पुतिन बाइडेन को झुकाने के लिए क्यूबा का रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यूबा में पुतिन की न्यूक्लियर सबमरीन पहुंच चुकी है। तस्वीरें हमारे सामने, ये देखिए, वॉरशिप्स पहुंच चुके हैं। यह अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। इसके साथ ही लोगों को 1962 का विध्वंसक कोल्ड वॉर भी याद आ रहा है। हम इतिहास के वो पन्ने पलटेंगे, उससे पहले कुछ सवाल। क्या क्यूबा फिर से 21वीं सदी के कोल्ड वॉर का गवाह बनेगा? पहला सवाल। क्या क्यूबा से पुतिन अमेरिका पर परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं? क्या जो बाइडेन जॉन एफ कैनेडी की तरह पुतिन से समझौते को मजबूर हो जाएंगे, या फिर जो बाइडेन पुतिन की परमाणु मिसाइलों का जवाब मॉस्को को दहला कर देंगे? 2 महाशक्तियों के परमाणु हथियार सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर आमने सामने आ चुके हैं। कुछ भी हो सकता है। फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव रूस का सबसे आधुनिक युद्धपोत है। ये जब क्यूबा के बंदरगाह पहुंचा तो सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी गई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गोर्शकोव कैलिबर मिसाइल के साथ ही नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन से लैस है। गोर्शकोव के अलावा रूस की कजान परमाणु पनडुब्बी भी अटलांटिक महासागर में सेल करते हुए क्यूबा पहुंची।
इसके बाद रूसी टेलीग्राम चैनलों ने दावा किया कि कजान सबमरीन गाइडेड मिसाइलों से लैस है। लेकिन ये पनडुब्बी जब क्यूबा के बंदरगाह पर देखी तो लगा जैसे रूस के परमाणु हथियारों ने अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। एडमिरल गोर्शकोव और कजान परमाणु पनडुब्बी के अलावा रूसी नेवी के बेड़े में फ्लीट, ऑयल टैंकर पाशिन और टग निकोले चिकर भी वॉर ड्रिल में शामिल है। रूस का ये जंगी बेड़ा 17 जून तक क्यूबा में ही रहेगा। इस दौरान अमेरिका के बेहद करीब परमाणु युद्धाभ्यास करेगा। हम शुरू से ही यूक्रेन के आसपास की स्थिति पर अपने सैद्धांतिक रुख के लिए अपने क्यूबा के दोस्तों के आभारी हैं। हवाना का कहना है कि युद्ध में चल रही घटनाओं की रूपरेखा बिल्कुल सही है। रूसी दावों के उलट क्यूबा के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि परमाणु पनडुब्बी कजान समेत बेड़े के किसी भी जहाज पर कोई परमाणु हथियार नहीं है, इसलिए इनके देश में रुकने से क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद रूसी जहाजों और परमाणु पनडुब्बी का अमेरिकी जल क्षेत्र से महज कुछ किलोमीटर की दूरी से गुजरना पेंटागन में खतरे की घंटी है। ये आश्चर्यजनक नहीं है। हमने पहले भी उन्हें ऐसा करते इस प्रकार की पोर्ट कॉल करते देखा है। बेशक हम इसे गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इन अभ्यासों से संयुक्त राज्य अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। अमेरिका अपने बेहद करीब रूस के जंगी बेड़े को देखकर भले ही ये कहे कि उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन पुतिन की एटमी मंशा को लेकर बाइडेन प्रशासन में चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों को रूस की न्यूक्लियर चेतावनी के बीच पुतिन का ये क्यूबा वाला कदम बड़े खतरे की ओर इशारा लगता है। क्यूबा में रूसी न्यूक्लियर सबमरीन और जिरकॉन से लैस सबसे आधुनिकतम एडमिरल गोर्शकोव का पहुंचना अमेरिका के लिए कैसे खतरे की घंटी है, अब आपको ये मैप से समझना पड़ेगा। ये देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये है क्यूबा। अब यहां पर हवाना और मायामी, आपको याद होगा मायामी बड़ा मशहूर है, दोनों के बीच में 150 किलोमीटर की दूरी है। मायामी और हवाना दोनों के बीच में 150 किलोमीटर की दूरी है, और इस बीच में है रशिया की वॉरशिप और सबमरीन। यहीं अटलांटिक में सेल करते हुए रूस का जंगी बेड़ा पहुंचा है। यहां से अमेरिका के फ्लोरिडा की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर है। यहां से अमेरिका का मायामी सीधे पुतिन के टारगेट पर है। यहां वॉर एक्सरसाइज का मतलब सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज है। 1962 की तरह क्यूबा से ही दोबारा अमेरिका पर एटमी दबाव बनाने का पुतिन की जो योजना है साफ दिख रही है। 62 साल पहले का सोवियत यूनियन का यह प्लान सिर्फ 90 सेकंड में आपको दिखा। सन 1945 में जापान पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद दो महाशक्तियों सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग का आगाज भी हुआ। उस दौर में अमेरिका ने सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए इटली और तुर्की में अपनी मिसाइलें तैनात की थी। क्यूबा को चौतरफा घेरने की भी योजना थी, जिसके जवाब में जुलाई 1962 में सोवियत यूनियन और क्यूबा में एक गुप्त समझौता हुआ। क्यूबा से अमेरिका को काउंटर करने के लिए सीक्रेट तरीके से सोवियत यूनियन ने यहां परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के जासूसी U-2 विमान ने आसमान से इन रूसी मिसाइलों की तस्वीरें ली तो पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। इसके बाद 28 अक्टूबर को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत संघ को एक शांति संदेश भेजा। सोवियत यूनियन के तब के सर्वोच्च नेता निकिता ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें हटाने को तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने दो शर्तें रखी। पहली, अमेरिका क्यूबा पर कभी हमला नहीं करेगा। दूसरी, अमेरिका तुर्की में तैनात अपनी मिसाइलें हटाएगा। अमेरिका ने दोनों शर्तें मान ली और इसके साथ ही 14 दिनों तक दो महाशक्तियों में चला ये परमाणु टकराव आखिरकार टल गया। आपको मालूम है अफसोस की बात क्या है? ना तो वहां पर जॉन एफ कैनेडी है और ना ही यहां पर अमेरिका और रशिया के बीच में जब कोल्ड वॉर पीक पर था तो मिखाइल गोर्बाचेव हुआ करते थे, जिन्होंने चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की। ना तो यहां पर मिखाइल गोर्बाचेव है, वहां पर बाइडेन है और यहां पर पुतिन। दिलचस्प यह है कि आज जिस यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस और अमेरिका टकराव के रास्ते पर है, वो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, और आज उसी यूक्रेन को मिले पश्चिमी हथियारों से क्रीमिया में
जब बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, रूसी S-400 जैसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किए जा रहे हैं, रूस की ब्लैक सी फ्लीट के खात्मे का खतरा बढ़ा हुआ है, तब पुतिन ने अमेरिका के बेहद करीब अपनी परमाणु पनडुब्बी तैनात करके बाइडेन को सीधे चुनौती दे दी। यूक्रेन की वजह से रूस और पश्चिमी देशों में किसी भी दिन युद्ध छिड़ सकता है। तो वहीं मध्य पूर्व में वॉर फ्रंट पर अब इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की जंग तेज हो चुकी है। ध्यान से देखेगा यह रिपोर्ट। पिछले 48 घंटे में ही हिजबुल्लाह इजराइल पर लेबनान से करीब 350 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है, प्रोजेक्टाइल्स जिसे कहते हैं इजराइल के। ये अभी का वीडियो है, ये देखिए जरा। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको फिर से प्ले ऑन करिएगा जरा। ये एक प्रोजेक्टाइल आया जिसको आयरन डोम में निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इसके पीछे देखिए, इसके पीछे बैकग्राउंड में देखिए कई और सारे मिसाइल्स दिखाई दे रहे हैं। वो देख रहे हैं आप, कई और मिसाइल्स हैं। इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर रॉकेट को आसमान में ही नष्ट कर दिया है। इजराइल का स्ट्राइक रेट था 250 में से 225 को खत्म कर देने का पिछली बार, लेकिन दोनों के बीच विध्वंसक लड़ाई से अमेरिका टेंशन में है। पूरी खबर बताने से पहले हिजबुल्लाह ने जिन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की उसकी एक एक डिटेल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। हिजबुल्लाह ने, अब ध्यान से देखिए, हिजबुल्लाह ने कल करीब 250 रॉकेट दागे थे, कल या परसों के बीच में। आज यह आंकड़ा करीब 150 के आसपास पहुंच गया। 250 और 150, और ये देखिए किस तरीके से वीडियो आया। आज 150 रॉकेट उत्तरी इजराइल के गोलान हाइट्स और गलीली रीजन में दागे गए। बुधवार को 60 मिनट के भीतर उत्तरी इजराइल पर 200 रॉकेट लॉन्च किए गए। बीते 96 घंटे में हिजबुल्लाह इजराइल पर कुल मिलाकर करीब 500 रॉकेट अटैक कर चुका है। हिजबुल्लाह का दावा है कि वो इजराइल के 2 मिलिट्री बेस को टारगेट करने के लिए रॉकेट अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इन मिलिट्री बेस को टारगेट करके अपने कमांडर तालिब की मौत का बदला ले रहा है। क्या इजराइल ने हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर तालिब को एयर स्ट्राइक में मारकर गलती की? क्योंकि इसके बाद से हिजबुल्लाह इजराइल पर भीषण तरीके से पलटवार कर रहा है। कुछ ही मिनटों में 100 रॉकेट दागकर इजराइल के लोगों को फिर से बॉम्ब शेल्टर्स में छिपने के लिए मजबूर किया। आलम यह है कि हिजबुल्लाह के इन्हीं हमलों से इजराइल में 2 दिन से इमरजेंसी घोषित है। हिजबुल्लाह के हर हमलों के बाद इजराइल की सेना आपात बैठकें करती है। आसमान में इजराइल के आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम करते हैं, लेकिन सवाल है कब तक? इसका जवाब तलाशने से पहले इजराइल का काउंटर भी दिखाते हैं। बुधवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जब 200 से ज्यादा रॉकेट दागे, तब रात में इजराइल की वायुसेना ने लेबनान में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर धावा बोला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो से लेकर स्ट्रेटेजिक पोजीशन तक को टारगेट किया, बड़े नुकसान का दावा किया। लेकिन आज सुबह हिजबुल्लाह ने 100 रॉकेट दागकर इजराइल को फिर चौंकाया। कुछ लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं। आग बबूला इजराइल ने इसके बाद तनाव बढ़ने के लिए हिजबुल्लाह, लेबनान और ईरान तीनों को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इस लड़ाई से अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है कि अमेरिका को इस फ्रंट पर फुल स्केल वॉर छिड़ने का डर है। अमेरिका को लगता है कि हालात 2006 युद्ध जैसे हो सकते हैं। ऐसे में सिर्फ गाजा में सीज फायर से शांति नहीं आएगी, लेबनान फ्रंट पर भी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। अमेरिका ने फिलहाल दोनों पक्षों से शांति बरतने की अपील की है। एक तर्क ये है जो वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि ये वॉर इन स्लो मोशन है, मतलब वॉर शुरू हो चुका है। दूसरा तर्क ये है कि 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल की जो जंग हुई थी, लेबनान और इजराइल की जो जंग हुई थी, उसमें जितने लड़ाके नहीं मारे गए उससे ज्यादा अभी मारे गए हैं हिजबुल्लाह के। इजराइल हिजबुल्लाह में अब तक 2 बार सीधे जंग हो चुकी है, एक वर्ष 1996 में और दूसरे वर्ष 2006 में। लेकिन 2024 में इजरायली सेना का दावा है कि उसकी स्ट्राइक में अब तक 320 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे जा चुके हैं। 100 टारगेट सटीक इंटेलिजेंस इनपुट पर आधारित है और हिजबुल्लाह को नुकसान का यह आंकड़ा 2006 में हुए युद्ध से भी ज्यादा है। वहीं 9 महीने से जारी जंग में लेबनान की ओर से हुए हमलों में अब तक 18 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 10 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस बीच एक जानकारी यह भी दी है कि इजराइल और हिजबुल्लाह में छिड़ी नई जंग के कारण 94,000 लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं और इजराइल पर इन रॉकेट हमलों के बीच 60,000 निर्वासित लोगों को उत्तरी हिस्से में वापस बसाने का दबाव है। लेकिन ये होगा कैसे,
क्योंकि लेबनान बॉर्डर सुलग रहा है, वहां इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है और किसी भी दिन लेबनान फ्रंट पर विनाशकारी जमीनी युद्ध छिड़ सकता है। ज़ेलेंस्की पहुंच गए हैं इटली G7 समिट जहां पर होने वाली है और वहां पर यूक्रेन युद्ध, वहां पर मिडल ईस्ट के युद्ध को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा होगी। दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूर इटली के अपुलिया शहर में G7 सम्मेलन शुरू हो चुका है। इसमें शामिल होने के लिए बतौर खास मेहमान प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं। अब आप सोचिए, ये 11वां मौका है G7 में जब भारत को इनवाइट किया गया है और 5वीं बार खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें जा रहे हैं। ये खबर दिखाने से पहले आपको वहां की कुछ रोचक तस्वीरें दिखाते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी राष्ट्र प्रमुखों का अभिवादन कर रही हैं। ये देखिए जरा, भारतीय परंपरा नमस्ते से। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का स्वागत मेलोनी ने नमस्ते से किया। ये देखिए आप जरा, ओलाफ शोल्ज ने भी उन्हें नमस्ते करके जवाब दिया है। जॉर्जिया मेलोनी पिछले साल 2 बार भारत आ चुकी हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन का अभिवादन भी नमस्ते से किया। ये तस्वीरें बताती हैं कि यूरोप कोरोना काल के बाद से नमस्ते संस्कृति को साध चुका है और भारत का नमस्ते अब ग्लोबल हो चुका है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना हो गए। लगातार तीसरी बार के कार्यकाल में पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा। इंटरेस्टिंगली उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है कि कैसे 2021 में भी वो इटली गए थे, जिसमें वो इटली गए थे। वे अभी वो G7 के शिखर सम्मेलन के लिए हिस्सा लेने वहां पर जा रहे हैं और भारत G7 का स्थायी सदस्य न होने के बावजूद एक स्पेशल इनवाइटी। इससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो भूटान गए थे। 2019 में शपथ लेने के बाद सबसे पहले मालदीव का दौरा किया था और इस बार वो इटली गए। वहां 12 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी कुल 7 मीटिंग में हिस्सा लेंगे। डिनर के दौरान भी कई नेताओं से बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। इटली के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर मैं इटली के अपुलिया जा रहा हूं, जहां मैं G7 आर्टरीज समिट में 14 जून को हिस्सा लूंगा। मुझे खुशी है कि मेरे लगातार तीसरे कार्यकाल में पहला दौरा G7 समिट के लिए इटली का हो रहा है। मुझे आज 2021 की याद आ रही है जब मैं G20 सम्मेलन के लिए इटली गया था। पिछले साल 2 बार प्रधानमंत्री मेलोनी का भारत आना द्विपक्षीय रिश्तों में काफी अहम रहा। आउटरीच सेशन में हमारा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और अफ्रीका पर रहेगा। इन मुद्दों में सबसे अहम रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग है। इन अहम समस्याओं पर वर्ल्ड लीडर्स की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है। G7 में पीएम मोदी दुनिया के जिन पावरफुल नेताओं के साथ होंगे उनकी डिटेल देखते हैं। जो बाइडेन नंबर 1, इसके बाद इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं, फिर ऋषि सुनक, जस्टिन ट्रूडो, जॉर्जिया मेलोनी, फूमियो किशिदा, ओलाफ शोल्ज। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारत को इस संगठन ने बतौर गेस्ट बुलाया हो। इस बार को जोड़कर 11 बार भारत को G7 सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया 5वीं बार खुद प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चुनाव से पहले ही पीएम मोदी को इस समिट का न्योता भिजवा दिया था। पिछले 5 वर्षों से लगातार भारत को न्योता दिया गया और ये सब तब हो रहा है जब भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है। लेकिन भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देश बार बार आमंत्रित करते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी की अच्छी कूटनीतिक दोस्ती है और इसका असर भारत और इटली के संबंधों पर भी दिखता है। पीएम मोदी ऐसे समय में इटली जा रहे हैं जब जॉर्जिया मेलोनी को यूरोपियन यूनियन में जबरदस्त बूस्टर मिला है। यूरोपियन यूनियन के चुनावों में दक्षिणपंथी नेताओं और उनके दलों को बड़ी सफलता मिली है। यूरोपीय यूनियन की संसद में जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी की सीटें 2 गुनी हो गई हैं, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को झटका लगा है। G20 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। तब उनकी तस्वीरें और वीडियो कूटनीति की दुनिया में खूब वायरल हुए थे। इसके कुछ महीनों बाद पीएम मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से तब हुई जब वो दुबई में थे। दोनों नेताओं ने इस दौरान एक कूटनीतिक सेल्फी भी ली। इसे इटली की पीएम ने खुद मेलोडी हैशटैग के साथ शेयर किया था। पीएम मोदी ने इसके जवाब में लिखा था कि दोस्तों से मिलना अच्छा होता है। नोट करने वाली बात यह भी है कि चाहे बाइडेन हो या मैक्रोन, फूमियो किशिदा हो या फिर जॉर्जिया मेलोनी,
पीएम मोदी का कूटनीतिक कनेक्शन सबका ग्लोबल साथ, सबका ग्लोबल विकास वाला है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, G7 देशों की अगर बात की जाए तो 4 मुल्क ऐसे हैं जहां पर बहुत अस्थिरता है। अमेरिका की अगर बात की जाए, इंग्लैंड में भी चुनाव होने वाले हैं। मैक्रो की अगर बात की जाए और ओलाफ शोल्ज की, जस्टिन ट्रूडो की बात की जाए, वो ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, उनको जैसे तैसे सरकार उनकी चल रही है। ऐसे दौर में और दुनिया में अस्थिरता के दौर में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, खासकर तब जब प्रधानमंत्री का ये तीसरा टर्म है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इटली की दोस्ती की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। इटली यूरोपियन यूनियन में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और इटली के बीच करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इटली में लगभग 2 लाख भारतीय रहते हैं। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में इटली भी शामिल है। इटली की 700 से ज्यादा कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। 140 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने इटली को घर बना लिया है। 2023-24 में इटली ने भारत में करीब 28,700 करोड़ का निवेश किया। G7 देश कितने ताकतवर हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की जीडीपी में G7 का हिस्सा, जो G7 के देश उनका हिस्सा 40% है। दुनिया भर के व्यापार में G7 की हिस्सेदारी 30 से 35% है। वर्ल्ड बैंक और IMF में भी G7 देशों का बड़ा हिस्सा है। और इंटरेस्टिंगली इटली जो था वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था चाइना पर, अब लेकिन वो डिपेंडेंसी उसकी कम होती जा रही है और वो भारत की तरफ देख रहा है, ऐसा विशेषज्ञों की राय। और अब खबर 24 लाख बच्चों की फिक्र की। नीट परीक्षा पर जारी हंगामे के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले को बताने से पहले आप इस मुद्दे पर सरकार की हड़बड़ी देख लीजिए। नीट परीक्षा NTA आयोजित कराती है जो सवालों के घेरे में है। सरकार ने उसे क्लीन चिट दे दी है। सरकार किसके साथ खड़ी है आपको बता दें, इस परीक्षा के आधार पर देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिलता है और भविष्य के डॉक्टर यहीं से निकलते हैं। कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। पेपर तो लीक हुआ है कि बिहार में पटना में उनके FIR में खुद लिखा हुआ है कि एक सफ़ेद कार थी जिसमें 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे। अगर किसी ने अर्जी डाला है कोई प्रमाण है क्या? आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई है 15,000 रैंक। हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। NTA बार-बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, फैसला आने वाला था, पेपर लीक के आरोपों की जांच की याचिका लंबित है, तब सरकार सामने आकर पहले ही क्लीन चिट क्यों दे रही है? क्या सरकार फैसले का इंतजार नहीं कर सकती थी? छात्रों की अन्य मांगों पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, इसीलिए क्लीन चिट कई सवाल खड़े कर रही है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में क्या हुआ और NTA ने कोर्ट को क्या जानकारी दी, आपको यह बताते हैं। ग्रेस अंक वाले 1563 छात्र फिर से परीक्षा देंगे। ग्रेस अंक वाले छात्रों की परीक्षा 23 जून को होगी। ग्रेस अंक वाले छात्रों की परीक्षा में शामिल होना वैकल्पिक है, यानी वो परीक्षा भी दे सकते हैं और नहीं भी। लेकिन अगर वो परीक्षा नहीं देंगे तो ग्रेस मार्क्स हटाकर जो नंबर होगा उसी आधार पर उनकी रैंक बनेगी। दोबारा हुई परीक्षा के नतीजे 30 जून को आएंगे। सभी छात्रों की काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी। नीट परीक्षा में नंबर का विवाद पिछले 9 दिन से जारी है।
4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और इसी दिन एनटीए ने नीट परीक्षा के नतीजे भी जारी कर दिए, जिसके बाद देश भर में बवाल शुरू हो गया। एनटीए की वजह से नीट की पवित्रता पर सवाल उठने लगे, जिसकी वजह समझना जरूरी है। 5 मई को देश भर में आयोजित नीट परीक्षा के लिए 24,06,079 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 23,33,297 छात्रों ने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया। नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र 720 नंबर का होता है, जिसमें छात्रों से 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से उन्हें 180 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर देने पर 1 नंबर माइनस होता है। इस बार ऐसा पहली बार हुआ जब 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 यानी फुल मार्क्स मिले, यानी एक परीक्षा में 67 टॉप कर गए। इसके अलावा 718 और 719 मार्क्स का गेम भी किसी के गले नहीं उतर रहा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर रिजल्ट का एक पीडीएफ वायरल हुआ। इसमें एक जैसी रोल नंबर सीरीज के 8 छात्र थे। 8 में से 6 छात्रों को पहली रैंक मिली थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे कि ऐसा कैसे संभव है, क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई घोटाला है। एनटीए का कहना है कि ऐसा कम समय की शिकायत करने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से हुआ, लेकिन छात्रों को यकीन नहीं हुआ और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि उन्होंने ग्रेस नंबर दिए हैं। हमारे जैसे लोगों ने 719 नंबर, 718 नंबर, 720 नंबर हाईलाइट हुए कि सेंटर से सारी चीजें पकड़ी, तब जाके एनटीए ने एग्री किया। सुप्रीम कोर्ट में अभी 3 मुद्दों पर फैसला होना बाकी है। इनमें पेपर लीक की जांच, परीक्षा रद्द करने की मांग और काउंसलिंग पर रोक की अपील शामिल है। The court, we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी काउंसलिंग नहीं रोकी है। अदालत ने कहा कि अगर परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी अपने आप रद्द हो जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने का सिलसिला जारी है। अब कोर्ट से सीबीआई जांच की भी मांग की अपील की गई है। सवाल 24 लाख छात्रों का है, इसीलिए इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस इसे लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स की समस्या नहीं थी, धांधली हुई थी, पेपर लीक हुए थे, भ्रष्टाचार हुआ था। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पेपर लीक और धांधली से करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। इसके कुछ देर बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खड़गे की इस पोस्ट पर वही रटा रटाया जवाब दिया। नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया। छात्रों के भविष्य पर राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष बिना तथ्य जाने सिर्फ झूठ फैला रहा है। नीट को लेकर आज दिन भर खूब बयानबाजी हुई। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। देखो, पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पर अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी। एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप। मेरे जितना जानकारी है, नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है। मैं तो उनसे यही पूछना चाहूंगा कि किस जांच के आधार पर आज उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी। कितने बच्चों से वे मिले, कितने बच्चों के माताओं और पिताओं से वो मिले। ये समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है। ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
या तो पेपर लीक होता या फिर इस तरह की धांधलियां हो रही, परीक्षाओं की पवित्रता नष्ट हो। 1563 बच्चों का नीट रिजल्ट जल्द होने और इनके लिए नीट री एग्जाम कराए जाने के बाद फाइनल स्कोर का असर पूरी नीट मेरिट लिस्ट पर पड़ेगा। इन बच्चों के मार्क्स बदलते ही इनकी रैंक भी बदलेगी। इसी के साथ पूरी नीट मेरिट लिस्ट में नीट की जो मेरिट लिस्ट भी है वो बदल जाएगी, यानी लाखों बच्चों की रैंक पर असर पड़ेगा। ये सवाल हर किसी को विचलित कर रहा है कि अगर धांधली, गड़बड़ी और जालसाजी के बाद कोई अयोग्य छात्र डॉक्टर बन गया तो वो लोगों का कैसे इलाज करे। अग्निवीरों का क्या होने वाला है, इसको लेकर हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार की तरफ से अग्निवीर योजना में बड़ा बदलाव करने की खबरें हैं। अग्निवीर योजना का मुद्दा चुनाव प्रचार में खूब सामने आया। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अग्निवीर योजना और अग्निवीरों के भविष्य पर सवाल उठाए गए। अब खबरें हैं कि एनडीए सरकार इसे लेकर कुछ नए सुधार करने की तैयारी में। केंद्र ने 10 सचिवों की एक कमेटी बनाई है। कमेटी में अलग अलग मंत्रालयों के 10 सचिव शामिल हैं। ये कमेटी 16 जून तक पीएमओ को रिपोर्ट सौंपेगी। 17-18 जून को पीएमओ में प्रेजेंटेशन संभव है। सरकार योजना से जुड़े हितधारकों, राज्यों और संबंधित लोगों से बात करेगी। सुझावों पर पीएमओ आखिरी फैसला लेगा। इसके बाद अग्निवीर योजना में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ये बदलाव किस तरह के होंगे, इसे समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना में कुछ प्रावधानों में बदलाव की इच्छा जताई है। आर्मी ने अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर बदलाव के कुछ बिंदु दिए हैं। पहला पॉइंट यह है कि सेना अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना चाहती है। सेना चाहती है कि 4 साल की समाप्ति के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। वर्तमान स्वरूप में अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि आर्मी सेवा अवधि को भी 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करना चाहती है। 4 साल की वर्तमान अग्निवीर भर्ती में औपचारिक बुनियादी प्रशिक्षण केवल 9 महीने का होता है। सेना उन अग्निवीरों के लिए भी अनुग्रह भुगतान चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो गए हैं। इसके अलावा सेवा समाप्ति के बाद नौकरी खोजने में सहायता की बात भी कही गई है। सर्वे में तीसरा पॉइंट ये है कि अग्निवीर के लिए आयु सीमा को बढ़ाया जाए। मसलन अभी अगर अग्निवीर में किसी को जाना है तो उसके लिए 17 साल से लेकर 21.5 साल तक का उम्र मुकर्रर है। लेकिन इसके इतर सेना सिग्नल्स, एयर डिफेंस और इसके साथ साथ इंजीनियर्स, ये ऐसे तकनीकी कोर हैं जिसमें कि आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल तक करने का विचार है। पांचवा बिंदु यह है कि युद्ध में अग्निवीर की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को जीवन निर्वाह भत्ते का प्रावधान भी योजना में शामिल किया जाना चाहिए। सेना के सर्वे और 10 सचिवों की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अग्निवीर योजना में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की तरफ से अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला गया। योजना की खामियां गिनाकर सरकार पर सवाल उठाए गए। बाद में तीसरी एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू ने भी योजना की समीक्षा की बात की। पहले आपको बयान रिकॉल कराते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या वास्तव में अग्निवीर योजना से बीजेपी को चुनाव में नुकसान हुआ। इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। कि समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। गलत है ना, गलत है तो गलत है, समीक्षा होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। तो ये बात आगे भी रखेंगे, लोकसभा में उठाएंगे। विपक्षी पार्टियों ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अग्निवीर योजना के खिलाफ जमकर प्रचार किया। अब इन राज्यों का चुनाव परिणाम देखिए। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 सीटें जीती थी। 2024 में सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। 2019 में पंजाब में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, इस बार उसका खाता भी नहीं खुल सका है। 2019 में यूपी में बीजेपी को 62 सीटें हासिल की, इस बार यह आंकड़ा 33 पर सिमट गया। इसके अलावा राजस्थान में 2019 में बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, जबकि इस बार वो 14 पर सिमट गई। 2019 में बिहार में एनडीए ने 39 सीटें आई, इस बार गठबंधन को 30 सीटें मिली हैं। हालांकि
इसका एक काउंटर भी है, और काउंटर यह है कि हिमाचल और उत्तराखंड में क्लीन स्वीप भी तो की है बीजेपी ने, और हम सबको पता है कि वहां से कितने परिवार फौज में जाते हैं। इन नतीजों और सीटों के आधार पर विपक्षी दल और कुछ चुनावी जानकार मान रहे हैं कि बीजेपी को अग्निवीर योजना से सेटबैक लगा है। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल दो ऐसे राज्य हैं जहां से काफी लोग सेना में भर्ती के लिए जाते हैं। इन दोनों राज्यों में स्वीप किया बीजेपी ने, जैसा कि हमने आपको बताया। और अब देखते हैं न्यूज टॉप 9। बड़ी खबर दिल्ली के चांदनी चौक में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर मौजूद दमकल विभाग की 40 गाड़ियां, 280 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे। महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही महिला को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। टक्कर के बाद हवा में उछली महिला। ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की दबंग गई। टोल पास करने में देरी होने पर तोड़ा बैरियर, कर्मचारियों से की मारपीट। सिक्किम में भारी बारिश से बंगाल तक बिगड़े हालात। कालिम्पोंग जिले में तीस्ता नदी के किनारे बने कई मकान डूबे। 4 दिन से धधक रहा उधमपुर का कार्ली जंगल। दमकल विभाग की तरफ से आग बुझाने की सभी कोशिशें नाकाम। पेरिस की सड़कों पर नहीं थम रहा है बवाल। ईयू चुनाव में हार से भड़के लेफ्ट समर्थकों का हंगामा। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प। इराक के एरबिल में मौजूद ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग। फायर फाइटर्स की 1 दर्जन ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। स्पेन के मार्सिया शहर में बाढ़ से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश के चलते कई घर डूबे। सैलाब में बहती नजर आई गाड़ियां। दक्षिणी फ्लोरिडा में तूफान के कारण बाढ़ का कहर। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में स्थिति खतरनाक। सड़कों पर मछली। और आगे देखिए मोदी का रनवे मिशन। LAC पर सरेंडर ड्रैगन, द PM फैक्टर।